अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इनफैक्ट अब्दुल मजीद साजिद के साथ मैं हूं आमना ताहिर। नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बादल फटने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। केपी के बाद कराची की सड़कों के ऊपर भी सैलाब की तबाहकारियां देखी जा सकती हैं। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुश्ताक अहमद खान साहब, साबिक सेनेटर हैं। सर, आपको प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहेंगे। केपी में इस वक्त क्या सूरत हाल है सैलाब की, जिस तरह से अवाम को रेस्क्यू किया जा रहा है, क्या आप इससे मुतमईन है? बहुत शुक्रिया। देखिए, केपी में तो इस वक्त आसमान से क़यामत बरस रही है और क्लाउड बर्स्ट के वाकयात जो हो रहे हैं, मौसम जो शिद्दत इख्तियार कर चुका है वो आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, हजारों की तादाद में लोग जख्मी हैं और सैकड़ों की तादाद में घर तबाह हो चुके हैं, खेत बागात तबाह हो चुके हैं, मार्केटें दुकानें तबाह हो चुकी हैं। बिलखसूस आप देखें कि मिंगोरा बाजार में अरबों रुपए का नुकसान लोगों का वो हो गया। इसी तरह बुनीर के अंदर इस वक्त 500 शहादतें हैं और अभी तक लोग मिसिंग हैं और लोग पत्थरों के नीचे से अपने शहादा को ढूंढ रहे हैं। इसी तरह सवावी में कल जो हुआ है तो उसके मुताबिक भी तकरीबन कोई 50 लोग अंदाजा है कि वो शहीद हो चुके हैं और दर्जनों के हिसाब से वो मिसिंग हैं। बहुत ज्यादा घर और मार्केट और दुकानें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो तबाही है उसका स्केल बहुत ज्यादा है और जो इत्तलात आ रही हैं, जो पेशनगोइयाँ मौसमियात का महकमा कर रहा है या NDMA कर रहा है, उसके मुताबिक मजीद स्पेल मानसून के और मजीद शिद्दत के साथ जो हैं ये एक्सपेक्टेड हैं। इसलिए ये खतरा न सिर्फ ये कि अभी टला नहीं है बल्कि बहुत बड़ा खतरा नियर फ्यूचर के अंदर वो मौजूद है। अच्छा खान साहब, दो तीन चीजें साथ रेस्क्यू की भी, ये तो वाकई बड़ी ज्यादा तबाही है। अभी तक वहां से जो हम तक इतलात आई हैं वो को रेस्क्यू में कोई कोताही और गफलत नजर आ रही है। बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि इतने बड़े बड़े पत्थर आए हैं कि उसको हटाने के लिए एक तो मशीनरी को मुफ्त नहीं किया जा सका, उतनी मशीनरी जो वो काम कर सके। दूसरी बात यह है कि पुल वो बह चुके हैं, राब्ते जो कम्युनिकेशन का सिलसिला है वो खत्म हो चुका है, मसदूद हो चुका है। और फिर आपको पता है कि हमारी हुकूमतों का जो रिस्पांस है, खा वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है खा वो फेडरल गवर्नमेंट है, उसका जो रिस्पांस है वो बहुत स्लो होता है। ये तो हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत अच्छी वो है कि लोग खुद निकल आते हैं और अपनी मदद आपके तहत जिस बंदे के पास जो भी हो वो लग जाता है लोगों की मदद के लिए, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, लोगों को रिलीफ देने के लिए। उसकी वजह से हुकूमत का अच्छा खासा बोझ जो है वो बढ़ जाता है, वो तकसीम हो जाता है। ये कोई तंजीमें कौन सी हैं मुश्ताक अहमद खान साहब, जरा जिक्र कर दें थोड़ा सा। इस वक्त मैं आपको बताऊं, अल खिदमत फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से और पूरे उन्होंने अपनी एम्बुलेंसेस को, अपने मोबाइल हेल्थ यूनिट्स को, अपने वर्कर्स को, टेंट हैं, खेमे हैं, कुक फूड हैं, अजनास हैं, मेडिकल जो इनके वर्कर्स हैं और कैंप्स लगाए हैं बड़े पैमाने। इसी के साथ अवामी नेशनल पार्टी के खुदाई खिदमतगार हैं, इसी तरह दूसरे मुख्तलिफ तंजीमें हैं, जितनी भी तंजीमें हैं, यानी खाबो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं या सामाजिक तंजीमें हैं, सब काबिल तहसीन है, काबिल सब तहसीन है। और इसके अलावा अवाम भी, यानी हमारे यहाँ गांव की सतह पे लोगों ने तंजीमें बनाई है, मसाजिद की सतह पे लोगों ने तंजीमें बनाई हैं, रिलीफ के लिए एक इकट्ठ किया है और लोग चंदे जमा कर रहे हैं, लोग खाना पका के उन इलाकों के अंदर ले जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी वो है, लेकिन जाहिर है ये बहुत छोटी चीज है। असल चीज ये है कि हुकूमत जो है वो रास्ते खुलवाए, हुकूमत जो है वो बड़े पैमाने पर अर्जुन मशीन। सर, जिस तरह से आपने कहा कि हुकूमत स्लो कार्रवाई करती है, लेकिन इतने सालों की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की केपी में कितने सालों की हुकूमत रही है, फिर भी पता है कि हर साल सैलाब आता है और आप कोई कार्रवाई नहीं करते, इसे निपटने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जाते हैं, तो फिर अब ये तबाही किसके सर पे हम कह सकते हैं कि हो रही है इतनी ज्यादा? ये जो तबाही है ये इसमें हमारी लोकल कमजोरियां और हमारी अपनी गलतियां कोताहियां भी शामिल हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नाकर्दा गुनाहों की सजा भी हमें मिल रही है। मसलन ये जो क्लाइमेट चेंज है
इसकी कार्बन इमिशन में हमारा हिस्सा तो 0.8% है, लेकिन पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज के अंदर हैं जो सबसे ज्यादा खतरात जिनको दरपेश हैं। तो ये तो मगरिबी तरक्की याफ्ता दुनिया के जराइम हैं जिसकी सजा हम इस क्लाइमेट चेंज की सूरत में, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग की सूरत में और टेम्परेचर बढ़ने की सूरत में भुगत रहे हैं। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि अब इसको वफाकी हुकूमत को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पेश करना चाहिए कि भाई हमें आप फंड दे दें, हमारी तावान हमें अदा कर लें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, हमारी जानों का नुकसान हो गया, और अगर हम पूरे पाकिस्तान को भी जंगल बना लें तब भी हम जो हैं इससे नहीं बच सकते, इसलिए कि ग्लोबल फिनोमेना है, लोकल है ही नहीं। तो एक चीज तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये उठाना है। आप देखें कि 2022 की फ्लड का हमारा जो नुकसान था वो $30 अरब था, हमें $1 अरब या $1.5 अरब मिले हैं। तो एक चीज तो हाँ वो नहीं मिले, तो एक चीज से दूसरी बात है जो हमारी गलतियां हैं, वो हमारी गलती ये है कि हमें एहसास है कि ये होना है, तो हुकूमतों ने उसकी पेशबंदी नहीं की है। हुकूमतों को जिस तरह पेशबंदी करनी चाहिए थी वो पेशबंदी वो डिजास्टर्स के बाद जो हैं, यानी तैयारी की सूरत में हो कि डिजास्टर को हम रिस्पॉन्स करें, डिजास्टर से पहले तैयारी की सूरत में हो, और उसके साथ साथ जंगलात की कटाव को रोकना है ताकि लैंडस्लाइडिंग ना हो। जो बरसाती नालों के किनारों के ऊपर आबादियां हैं उसको हटाना है ताकि पानी की बहाव में रुकावटें पैदा ना हो। वहां अगर घर बने, वहां अगर मार्केटें बने, वहां अगर होटल बने, वहां अगर प्लाजे बने, तो उसके नतीजे में वो उसकी शिद्दत मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसमें लोकल गलतियां भी हैं, खराबियां भी हैं, और उसके साथ साथ ग्लोबल इशू भी है। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां तक हमारी हुकूमतों का है, पीटीआई की जो गंडापुर की हुकूमत है, वो तो आपको पता है कि मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि एक होता है गुड गवर्नेंस, एक होता है बैड गवर्नेंस, एक होता है नो गवर्नेंस। उसकी सूरत हाल तो बहुत ज्यादा खराब है। सही। और जिस तरह हमारे यहाँ पोलराइजेशन है पॉलिटिकली, तो वफाक और सूबों की वो भी एक रुकावट है उसके नतीजे में। लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ा ह्यूमन ट्रेजेडी है, और हुकूमतों को सियासी वाबस्तगियों से बालतर होकर अब इंसानियत के नाते और पाकिस्तान के नाते एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ देना चाहिए, और इस कैलेमिटी का जो बहुत बड़ा चैलेंज है इसको जवाब। ये ठीक है, मुश्ताक अहमद खान साहब दुरुस्त बात कर रहे हैं कि पूरी कौम गमजदा है, रंजीदा है। ये मौका यकीनन ब्लेम गेम करने का, ये पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है, लेकिन है तो सही ना कुछ गफलतें हैं। वफाक का किरदार जो है वो किस नजर से देख रहे हैं आप? एनडीएमए के पास ही कुछ सहूलियात हैं, जबकि सूबाई हुकूमत के पास तो वो एक हेलीकॉप्टर का भी वो हमने स्वात वाला वाकया देखा, उससे तो लगता है कि उनके पास सहूलियात भी नहीं है। इसमें ये सारी चीजों को किस नजर से आप देखते हैं? एनडीएमए इस वक्त वही काम कर रही है जो महकमा मौसमियात कर रहे हैं। एनडीएमए सिर्फ फोरकास्ट दे रही है, एनडीएमए सिर्फ अलर्ट जारी कर रही है, एनडीएमए सिर्फ खबरदार और सिर्फ खबरें जारी कर रही है। मैंने तो ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिकली एनडीएमए और पीडीएमए का कोई वर्क जो है और कोई चीज नहीं देखी। अगर कुछ एनजीओस काम कर रहे हैं और आप उन्हीं के काम को अपने खाते में डालें तो ये तो कोई काम नहीं है। आपका अपना क्या काम है? अगर ये सब कुछ होना था और गुज़िश्ता 3-4 साल से मुसलसल हो रहा है, बिल्कुल ये एक न्यू नॉर्मल है, तो आपने क्या पेशबंदी की है? उन इलाकों में आप जोनिंग कर लें, क्या इन इलाकों में आप आबादियां नहीं बना सकते? जोनिंग कर लें कि इन इलाकों में आबादियां बनेंगी, इन इलाकों में आबादियां नहीं बनेंगी। आप बरसाती नालियों को सफाई कर लें, आप जंगलात की कटाई को रोक लें, आप लोगों को अवेयरनेस दें, एजुकेशन दें, कोई चीज सामने नहीं है। जब डिजास्टर सर के ऊपर आता है उस वक्त ऐलाना चाहिए। हाँ जी, आपका स्वाबी से अपना भी ताल्लुक है, और स्वाबी में भी जिस तरह आपने जिक्र किया क्लाउड बस्ट हुआ है और वहां भी 50 शहादतों की इतलात आ रही हैं, और अभी तो कई शहादतें जाहिर है, अभी तो कई जो बह जाने वाली लाशें हैं वो भी नहीं शायद निकाली जा सकी, और ये इसका इम्कान है कि ये जो हमें इस वक्त आदादो शुमार मिल रहे हैं इससे डबल हों या ज्यादा हों। अल्लाह ना करे, अल्लाह इस कुदरती आफत से भी महफूज करे। आगे भी तो इसके पेशगोइयां हैं अभी भी, तो आपको लगता है कि अब आने वाली पेशगोइयों की भी कोई पेशकदमी की गई है, कोई नजर आती है? आपका तो वहां से ही ताल्लुक है, केपी से ही ताल्लुक है क्या? वरना तो फिर ये तो हम रोज ही अफसुर्दगी करते रहेंगे।
देखें, आज भी एनडीएमए ने कहा है, पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि सितंबर के एंड तक ये सिलसिला चलेगा जी। सितंबर के एंड के बाद कोई आरजी रिलीफ मिलेगा। हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक महीना जो अभी आ रहा है या चल रहा है, ये बहुत खतरनाक है। फिलहाल तो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि हुकूमत, खा वो सूबाई हो खा वो वफाकी हो, हुकूमत के इदारे, डिजास्टर के इदारे, वो सिर्फ ऐलानात की हद तक हैं। जो नुकसान हो जाए तो उसके बाद थोड़ा बहुत हरकत कर लेते हैं, लेकिन पेशबंदी के सतह पर जो आइंदा एक महीने के इलाके हैं, जो रेड एरिया हैं, उनको एनसर्कल करना, वहां पे कुछ स्पेशल किस्म की प्रिकॉशन मेजर्स लेना, वो चीज जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा। हमारे इदारों की या हुकूमतों की जो टोटल वो कारकर्दगी है, वो पोस्ट डिजास्टर या पोस्ट कैलेमिटी क्या है, वो उसको रोकना या उससे पहले पेशबंदी करना, नुकसान को कम से कम करना, उस हवाले से तो मुझे ग्राउंड पर कोई चीज नजर नहीं आई। जी जी, बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब आपके वक्त का। सब केपी के बाद अगर हम बात करें तो इस वक्त कराची भी सैलाब की तबाहकारियों में शामिल हो चुका है। उसकी सड़कें देखी जाए तो वहाँ पर जिस तरह से पानी खड़ा है और सैलाब की सूरत हाल पेश आ रही है, वहाँ की हुकूमत के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, इस वक्त भी कराची का जो वीआईपी रोड है, शारे फैसल वीआईपी रोड, वहाँ गाड़ियां तैर रही हैं, लोगों के जाना गर्दनों तक वहां पानी आ रहा है और वो फुटेजेस हम देख रहे हैं। और नाजमाबाद से चुरंगी तक पानी पानी खड़ा है, उनके जो अंडरपासिस हैं वो भरे हुए हैं, ट्रैफिक रोकी हुई है, ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल ना होने के बराबर है। और अभी ये एक दिन की बारिश का ये नतीजा है जी। हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि जी केपी के ऊपर अल्लाह रहम करे, चूंकि एक आफत आ गई और पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी सिलसिला है, तो वो तो फिर बहुत तेजी से पानी भी आता है और क्लाउड बस्ट अगर हो जाए तो फिर उसका तो अभी कोई फौरी कोई इंतजाम नहीं है फिलहाल हमारे पास, चूंकि हमने ना कोई रास्ते बनाए हैं, ना हमने कोई रास्ते क्लियर किए हुए हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल में पानी बह जाए और करीबी बस्तियां जो है उनको नुकसान न पहुंचे। ये तो हमने किया नहीं हुआ, करना तो पड़ेगा आगे। और हम साथ उन पर तनकीद भी कर रहे हैं कि वहां नुकसान भी बहुत ज्यादा, हर बंदा पाकिस्तान का जो है वो गमगीन है, अफसुर्दा है, रंजीदा है, सुने नहीं जा सकती उनकी दास्तानें, फुटेजेस जो उनकी हम देख रहे हैं वो नहीं देखी नहीं जा सकती कि वो गाड़ियां किस तरह तबाह हो रही हैं, घर किस तरह, घर के घर, बस्तियां की बस्तियां जो है वो बह गई हैं, तैर रही हैं, मिलिया मेट हो गई हैं। इसी में खैर बहरहाल आम आवाम का रेस्क्यू ऑपरेशन, उनकी हिम्मत, वो जहूर रहमान हो, वो सवात का वो टीचर हों जिनकी हम बात सुन रहे हैं कि उन्होंने बड़ा बर वक्त जो है वो बच्चों को छुट्टी दे दी और 900 बच्चे वो जो है ना बच गए और उसके बाद स्कूल तो रहा ही नहीं था ना। तो वो ऐसे लोग भी अपनी जगह पे हैं, लेकिन चूंकि अब केपी का तो ये नजर आता है कि वहां बहुत शिद्दत से लैंडस्लाइडिंग होती है। पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर, वो तो एक घर को उड़ा सकते हैं, इंसान तो कुजा। तो वो तो समझ आ रही है कि वहां नुकसान ज्यादा होने का इम्कान बहरहाल मौजूद है, लेकिन कराची जैसा सबसे बड़ा मुल्क हमारा शहर जी और मुआशी मरकज, उसका ये हाल है। वहां बरसों से हुकूमत करती आ रही है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम शहर में और हैदराबाद में उनका यह कंट्रोल, ये दो जमातें ही करती आ रही। और इन दोनों जमातों का वो एक दूसरे के साथ वो बहरहाल वहां पॉइंट स्कोरिंग और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी तो कर रहे हैं, साथ कह भी रहे हैं हमें इकट्ठे होना चाहिए इस दौरान, ये बातें ही हैं, लिफ्ट सर्विस है सारी की सारी। अब एक दिन की अगर बारिश का ये हाल है, कहीं 49 मिलीमीटर हुई है, कहीं जनाब 70 मिलीमीटर हुई है, कहीं 100 हुई है, कहीं 125 हुई है, 150 तक मिलीमीटर की अभी तक मौसूला इत्तलात के मुताबिक हुई है स्पेल की पेशनगोई है। और वो आगे आने वाले वक्त में भी है, मजीद 24 घंटे भी सिंध में पेशगोई है जिसमें कराची भी शामिल है। तो फिर ये अगर हाल है एक मैदानी इलाके का, ये तो पहाड़ी इलाका है केपी, तो हमें समझ आ रही है कि वहां निस्बतन किया वहां भी जा सकता है। पूरी दुनिया में कौमों ने इंतजामात किए हुए हैं, ये नहीं कह सकते कि बस कुदरती आफत है और इसके अपनी नेग्लिजेंस इसके आड़ में, इसके बहाने
अपनी सारी गफलतें, कमजोरियां, कोताहियां, इदारों की सारे जो फंड्स हैं उनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन कराची ही को अगर हम देखें, मैदानी इलाके को, तो वहां जो इस वक्त सूरत हाल है, अगर बारिश और होती है तो मैं कह रहा हूं लोग केपी को भूल जाएंगे जी। कराची जो है ना वो तो बह जाएगा। और इस वक्त जो सूरत हाल है, और वहां पर अभी इतलात आनी है कि क्या नुकसान हुआ है गाड़ियों का, लोगों की जानों का, माली तौर पे लोगों के घरों का, लोगों के घरों में पानी घुस गया कई इलाकों में। और ये अगर सूरत हाल ये है हमारी कारकर्दगी की, तो फिर जो है ना अब वाकई कोई इमरजेंसी की जरूरत है। और वो बहरहाल क्लाइमेट चेंज इमरजेंसी ही, चाहे क्लाइमेट इमरजेंसी लगा दें, और इस आड़ में इन हुकूमतों को कहें कि अपने सारे बजट्स जो हैं वो यहां लगाएं, ये काम पहले करें, क्योंकि ये अब हमें इसका सामना करना पड़ना है। ये दुनिया का किया कराया हमारे ऊपर आ रहा है। बजट के साथ सारी तनख्वाह भी लगानी पड़ेगी। नहीं, वो कहां लगाएंगे, उन्होंने नहीं लगानी, वो तो बढ़ा रहे हैं। वो तो इवन केपी में चलो कम से कम अली मीन गंडापुर ने अपनी 1 महीने की तनख्वाह दे दी है। अच्छा। अपनी काबीना की 15 दिन की, अपने एमपीएस की 7 दिन की, ये उन्होंने एक बार अलामती सा एक काम किया। इससे ज्यादा की जरूरत है और नुकसान भी ज्यादा है। पीपल्स पार्टी को भी तो पूछे ना, एमक्यूएम को भी पूछे, हमेशा इक्तदार में रहे हैं, हमेशा हर हुकूमत का हिस्सा रही, खास तौर पे एमक्यूएम, और जो वहां इक्तदार में रहे हैं। और पीपल्स पार्टी का बहरहाल एक तसलसल है, 17 बरसों से वहां वो मुसलसल, इससे पहले एक गैप, मुशर्रफ के दौर के गैप के से भी पहले भी थे, लेकिन 17 साल से एक तसलसल से एक हुकूमत, एक पार्टी, उनका वजीर आला, उनका इस वक्त मेयर जो है कराची का, मुर्तजा वहाब, और वो ये कह रहे हैं कि जी यहां कराची में 40 मिलीमीटर से जायद बारिश हो जाए तो हालात खराब हो जाते हैं, सूरत हाल खराब हो जाती है 40 मिलीमीटर का, ये उनका कहना है। ये 17 साल और वही बिलावल साहब वाली बात के पानी आता है तो ज्यादा आता है तो ज्यादा खड़ा होगा, और ज्यादा आएगा तो और ज्यादा हो जाएगा। ये वही वाली कितनी ज्यादा तैयारी की गई है ये हम जानेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त सैलाब की सूरत हाल पर बात की जा रही है जो पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सरदार जावेद आशिक डोगर साहब, नुमाइंदा हैं गंडा सिंह कसूर से। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त दरियाए सतलुज में भी सैलाब की सूरत हाल मंजर आम पर आ रही है, कितने इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं? जी बिल्कुल, अगर दरियाए सतलुज के बारे में आपको बताता चलूं तो दरियाए सतलुज में भी निचले दर्जे का जो सैलाबी सूरत हाल है वो पैदा हो चुकी है। तकरीबन 20 से 25 देहात ऐसे हैं जो फ्लड की यानी कि सूरत हाल वहां पैदा हो चुकी है। ये आपके गंडापुर की, गंडा सिंह की सूरत हाल है? जी ये तलवार पोस्ट गंडा सिंह का इलाका है। यहाँ पर अगर मैं देहातों के बारे में आपको बताता चलूं, वहां पे कमालपुरा, नगर अहमदपुरा, मब्बू के लखमीर वाला, माही वाला, फत्ती वाला और वल्ले वाला, तो हाकू वाला, चंदा सिंह वाला, गट्टी कलंजर, बिखी वेंड, कालू वेड़ा, अहमद वाला, ये 20 देहात हैं जो दरियाए सतलुज की यानी कि लपेट में आ चुकी हैं। इसके साथ नगर अहमदपुरा, सैजरा, मस्ते की, ये गांव हैं जो पानी की लपेट में इस वक्त मौजूद हैं। और ये क्या कितने क्यूसिक अभी आपको अंदाजा है, और आगे क्या सूरत हाल है, क्या पेशगोई आपको है, आपके इल्म में कि ये बढ़ सकता है पानी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पहले तो ये 75,000 क्यूसिक का एक बड़ा रेला यहाँ से गुजरा है जिसने लोगों की जो दरी जमीन थी उसको अपनी लपेट में ले लिया। लोगों की फसलें इसमें आ गई हैं, लोगों के जो मवेशियों के लिए उन्होंने अपने वो वाड़ा वगैरह बनाए होते हैं वो भी इसकी लपेट में आ चुके थे। अगर आज के बारे में आपको बताता चलूं तो आज तकरीबन 65,000 क्यूसिक का एक बड़ा रेला है जो इस वक्त गंडा सिंह के मकाम से गुजर रहा है। अगर फुट के बारे में बताता चलूं तो ये 19 फुट का यानी कि पानी का बहाव है जो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका डोगर साहब। साहब, जिस तरह से दरिया सतलुज में भी पानी आ गया है, पंजाब की तरफ भी मजीद बढ़ना शुरू हो गया है। कराची की हमने पहले सूरत हाल बयान कर ली है। क्या करना चाहिए हुकूमत को इससे निपटने के लिए? मजीद कार्रवाई करनी चाहिए, इकदाम करने चाहिए? पंजाब की हुकूमत के हवाले से भी अगर आप कहें कुछ। देखें, पंजाब का तो जाहिर है कदरे चुके बाकी जगहों से बेहतर है, और पीछे बारिशें भी जितनी हुई तो अभी पंजाब पे जितनी तनकीद हो रही थी पानी की कि पानी खड़ा हुआ है,
और बहुत काफ़ी ज़्यादा जो बारिशें हुई थी उसमें कुछ गफलतें तो हैं जो तजावज़ात की शक्ल में भी हैं, और यहाँ पर जो तरक्याती काम हो रहे हैं उस वजह से भी वो पानी के बहाव में रुकावट का बायस बनी है जी। और लेकिन इसके बावजूद भी वो वक्ती सा जितनी देर पानी बारिशें होती रही हैं तो वो पानी ज़रूर खड़ा हुआ है। अब तो भूल गए लोग पंजाब को, अब यानी सूरत बहुत ज़्यादा ख़राब है केपी में भी और कराची में भी, बलूचिस्तान की भी इसी तरह। पानी ने तो वहीं जाना है फिर अब ये आगे, तो अब तो लग रहा है कि पंजाब तो बहुत बेहतर है मतलब इस हवाले से, और पंजाब में कुछ सहूलियात भी हैं। इस तरह के चूंकि इलाके इसमें हैं नहीं, जिस तरह कोई अल्लाह रहम करे कोई यहाँ क्लाउड बस्ट की सूरत हाल पैदा हो, तो यही है कि बड़ा भाई है पंजाब, तो इसको केपी की तरह कराची में भी अपनी सहूलियात, अपनी कोई महारत और मैन पावर जो भी कुछ है वहां देना चाहिए, क्योंकि ये मसला तो कलेक्टिव है, मजमूई तौर पे इज्तिमाई मसला है, ये परेशानी है तो इज्तिमाई है, ये नहीं है कि फलां इलाके की है फलां इलाके की है। तो इस वजह से यहाँ चूंकि दरिया रावी है या सतलुज है तो इसमें उतना तो पानी नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी इतना का आया है कि अभी जरा कुछ निचले दर्जे का इसको हम सैलाब कह सकते हैं। ये बढ़ गया तो फिर जो कभी आता भी रहा है तो फिर तो सूरत खराब होगी। लेकिन ये कि वफाक भी एक ही इनकी हुकूमत है, पंजाब भी इनके हाथ में है। अब मरियम साहबा तो चूंकि है नहीं यहाँ जापान में है, अब वो वहां से कुछ स्टेटमेंट नहीं आई कि इनकी कोई इमदाद के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो करना चाहिए बड़े भाई के तौर पे अपने वसाइल, अपनी मशीनरी, ये हमें करनी चाहिए। इसी तरह कहीं और भी होती है तो उनको भी करना चाहिए। बाकी हुकूमतों को इस वक्त सियासी तौर पे सियासत को एक तरफ रख के गैर सियासी होके इस वक्त जो मुतासरा इलाके हैं वहां रेस्क्यू, वहां इंसानी जानों को बचाना, वहां के नुकसानात को पूरा करना, उनका अजाला करना, ये इस वक्त पूरा जो है ना पहला फरीजा और अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए सब। बिल्कुल सर साहब, एक अमेंडमेंट सामने आई है जिसमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे किसी भी शख्स को शक की बुनियाद पर कि ये हमारी जो है मुल्क की सलामती के लिए खतरा है तो उसको हिरासत में लेने का इख्तियार रखते हैं। क्या अमेंडमेंट है और क्यों की जा रही है ये? देखें, ये एक तो मुश्किल सवाल है, दूसरा ये है कि कौमी असम्बली ने तो ये मंजूर कर ली। ये जो काउंटर टेररिज्म एक्ट है उसमें तो ये वहां पे तरमीम या तब्दीली हो गई है, और ये बड़ी देर का मुतालबा था बाज सिक्योरिटी इदारों का। उसकी बड़ी वजूहात करार दी गई हैं हुकूमत की तरफ से कि जो ग्लोबल टेररिज्म एक्ट जो इंडेक्स है जी, उसके मुताबिक चूंकि पाकिस्तान जो है ना वो तो दूसरे नंबर पे आ गया है, यानी वो दर्जा बंदी अब एक ही नंबर ऊपर रह गया है। तो ये दलील दी गई है कि दहशतगर्दों को पकड़ना और दहशतगर्दों की जो रूट्स हैं वहां तक पहुंचने के लिए जो भी मशकूक फर्द है उसको गिरफ्तार करने का, हिरासत में रखने का 3 माह का इख्तियार जो है वो दे दिया है अभी तो कौमी असम्बली ने। ये वहां पास हो गया है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, चूंकि वो वजीर दाखिला हैं, वहां से कह लें ये चीजें आई हैं। यही नहीं, 3 महीने मजीद भी रख सकते हैं। अच्छा, अगर JIT कहे और उसको जरूरत महसूस हो तो बगैर मुकदमे के महज शक की बुनियाद पे 6 महीने बंदे को हिरासत में रखने का ये कानून ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? बिलाशुबा यानी इंसानी हकूक और इंसानी हकूक की तंजीमें जो हैं वो इस पे कोई तहरीक, इस पे एक तो एहतजाज कर रही, सवाल उठा रहे हैं और तहरीक भी वो करेंगे पैदा और खड़े होंगे, क्यों नहीं होना है कि मैं शक की बुनियाद पे आप एक बंदे को रखें, फर्ज कर लें 3 महीने रखें, 3 महीनों में कुछ बरामद ना हो, फिर मजीद तो नहीं, वो मजीद 3 महीने भी रख सकते हैं अगर मजीद आपको लगे और JIT कह दे। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो बेकसूर हो उसका 3 महीने या 6 महीने का हिरासत में रखने के नुकसान का अजाला कैसे किया जाए? बिल्कुल, यहां तो मैं चंद घंटों का, चूंकि खुद मैं विक्टिम हूं तो मैं इसलिए समझता हूं कि ये कानून कोई कानून नहीं है, बिल्कुल ये ठीक नहीं है। किसी भी तौर पे शख्सी आजादी की तो बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है, कानून की, आइन की खिलाफ वर्जी है। दहशतगर्दी के तनाजर में इसकी कुछ खास
लिमिटेशन के बाद कुछ खास मकामात तक की तो गुंजाइश है जहां दहशतगर्दी बहुत जोरों पे है, जहां पे आप कह लें कोई आपके पास सबूत नहीं होते और आपको गिरफ्तारी में एक रुकावट होती है कि चूंकि मुकदमा नहीं है तो आप उसके बाद जनाब गिरफ्तार करें। इसके भी एसओपीज बहुत सख्त तैयार होने चाहिए, जितनी गुंजाइश मैं कह रहा हूं, चूंकि है तो इंसानी हकूक, शख्सी आजादी की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है, आइन की खुली खिलाफ वर्जी है। लेकिन चूंकि जो भी कहते हैं वो तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, तो बस वहां तो फिर देखें आगे तो इससे आगे पर जलते हैं, शख्सी आजादी जो है वो तो छीनी जा रही है। लेकिन बात यह है कि इसका इस्तेमाल सोचना चाहिए। इसका इस्तेमाल हमें पता है लोग पर्सनल जो स्कोर सेटल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 9 मई का मैं गवाह हूं, बड़े पर्सनल स्कोर सेटल हुए हमारे इस कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से। बड़े बड़े लोग, एक SHO, एक अहलकार को जिससे को मसला था उसने उसी 9 मई में उसको उठा के कितनी देर रखा, क्या किया, बड़े सारे हैं, बहुत गलत इस्तेमाल हो, जिस वजह से एक 9 मई जैसा वाकया जिस पे वाकई समझना चाहिए कि उस पे कानून हरकत में आए और उसकी सजा होनी चाहिए। लेकिन उसका जो मिसयूज है वो चूंकि हम देखते हैं, लोगों को इसलिए डराया जाता है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपका नाम 9 मई में ऐड कर सकते हैं। जी ऐसी कुछ आई हैं चीजें, कुछ तो एग्जैजरेशन भी है, लेकिन 1% भी हो, मान लेते हैं हम नहीं ज्यादा बात करते, तो वो भी नहीं होना चाहिए। एक एक फर्द मुआशरे का वो उतना ही कीमती है जितना कोई बिलावल का कोई हक है या मरियम का हक है या इसी तरह किसी और के औलाद का जो हक है बड़े किसी शख्स का। तो 1% भी मैं बहुत मार्जिन दे के कह रहा हूं, ये 10% से 20%, 25, शायद 50% भी हो जाए तो ये 1% भी नहीं है काबिल कबूल। तो ये कि जब अगर इस तरह से मामला हो तो फिर इसकी बहुत सख्त निगरानी करनी चाहिए, वरना फिर ये मुआशरे में बेचैनी और बढ़ेगी और दहशतगर्दी रुकेगी नहीं, बढ़ेगी। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इनफैक्ट मैं एक बार फिर से खुशामदीद, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं परवेज संदीला साहब, तज्जियाकार हैं। सर, प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं आपको। एक मुलाकात पाकिस्तान में बहुत मशहूर हो रही है और उस पर तबसरे भी किए जा रहे हैं, आपकी भी मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जी, बोथ ऑफ यू। देखिए जी, आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल ब्रसल में तशरीफ लाए तो वहां पे तकरीबन 800 प्लस लोग थे जिनसे उन्होंने खिताब फरमाया, एंड दैट वाज हमारे लिए ये बड़ी एक ऑनर की बात थी कि उनका खिताब सुना, क्योंकि हम उनका खिताब जो है वो अक्सर उसके बारे में सुनते थे कि वो बड़ा खूबसूरत बोलते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं और बड़ी गिरफ्त है उनकी अल्फाजों पर, इसमें कोई शक नहीं है। 2 घंटे के खिताब में मेरे ख्याल में वो 800 प्लस लोगों में से कोई एक भी, जिसे आप कहते हैं कि अपनी सीट से शायद ना उठाओ, इतने नहमाक से उनका खिताब सुना गया और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें भी की और कुछ बातें ऐसी हैं जो एक हमारे सीनियर भी हैं और डेफिनेट हम उनसे बहुत सीखते भी हैं, सुहेल साहब, उन्होंने कुछ चीजें ऐसी भी लिखी हैं जो डेफिनेट उस खिताब में तो नहीं थी, लेकिन अगर खाने की टेबल पर उनसे वो बातें हुई हैं तो वो थोड़ा सा कहना मुश्किल है क्योंकि हम थोड़े से दूर बैठे हुए थे, हाँ, लेकिन खाने की टेबल पे वो चीफ साहब के साथ जरूर बैठे थे। तो वो जो बातें जो खिताब में नहीं थी लेकिन वहां पर वो उन्होंने लिखी है तो उसके बारे में जरा मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन चीफ साहब बड़ी मोहब्बत से मिले हैं और जो सबसे बड़ी खूबसूरत बात थी, वहां पे जितने लोग तशरीफ लाए थे उनकी ख्वाहिश थी कि चीफ साहब के साथ तस्वीर बने, तो वो एक बड़ा, मेरे ख्याल में बड़ा सख्त अमल था कि 1-1.5 घंटा आप खड़े हो जाएं और लोग आपके साथ आ रहे हैं और तस्वीर बना के आगे जा रहे हैं, तो दैट वाज, ये बड़ा पॉजिटिव है। मैंने तो किसी सियासी लीडर के बारे में भी नहीं देखा कि वो जलसा करने के बाद 1.5 घंटा खड़ा हो जाए और पूरे जलसे से तस्वीरें, तो ये मुमकिन नहीं होता, लेकिन सिक्योरिटी को देखते हुए, चीजों को देखते हुए फील्ड मार्शल साहब ने ये मोहब्बत की है। मैंने जब खुद उनको अपना बताया, अपना नाम बताया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपको जानते हैं, आपको देखते हैं हम, और तो ये भी मेरे लिए देखिए एक मतलब कि एक 26 करोड़ में से एक आदमी अपना नाम ले और वो कह जी हम आपको देखते हैं और आपको सुनते हैं और आपको पढ़ते हैं, आपको ट्विटर को, तो दैट वाज अमेजिंग। और लेकिन मेरे ख्याल में वहां पे ऐसी कोई बात नहीं हुई, सिवाय हिंदुस्तान के बारे में उनकी बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू थी, हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में गुफ्तगू थी, और उसके अलावा ये 2 चीजें जो है वो बहुत ज्यादा थी। अच्छा, बाकी एक संदीला साहब, आपका इशारा ये है कि वड़ाई साहब का जो कॉलम है, जो उसमें खास तौर पे उन्होंने एक मशवरा खुद दिया है, आज खुद
कि इमरान खान साहब माफी मांग लें तो ये जरा मुल्क को, कौम के लिए बेहतर होगा, और वो यू टर्न्स लेते ही रहते हैं, तो एक इस हवाले से भी ले लें तो वो चलो मुल्क जो है ना वो तरक्की भी कर सकता है और इंतशार जो अंदरूनी है वो भी खत्म हो सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये लग रहा है कि आर्मी चीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब ने कोई बात नहीं की वहां पे? मैं एक बात बताऊं आपको, अब तो चले हम जरा थोड़े से प्लस हो गए हैं। हमारी जवानी में हर नया आना गाने वाला वो हमारी जिंदगी लगती थी। ये जो गाना नया आया ना वो साढ़े वास्ते लिखे है, जरा साडा दिल टूटा है ना वो लिखे है शायद। तो अब वो वहां पर एक 800 प्लस बंदे से उन्होंने एक कुरानी आयत का जिक्र किया। वहां पे उन्होंने बताया कि किस तरह जब खुदा की जात ने दुनिया और हजरत आदम को बनाने के बारे में फरिश्तों से कहा तो फरिश्तों ने उससे थोड़ा सा इख्तिलाफ किया कि ये आपको क्या जरूरत है, हम तो आपकी इबादत के लिए कबूल है। तो फिर जब खुदा की जात ने अपना फैसला सुनाया, फिर उन्होंने माफी मांगी, मादरत की फरिश्तों ने कि नहीं जी आप बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक फरिश्ता जो है वो अकड़ गया और उसने कहा जी मैं तो नहीं मानूंगा, मैं मतलब अपने से मतलब ये मिट्टी से बने और ये वो जो भी है उसके बारे में मैं उसको कैसे फरिश्ता सजदे करूं। और वो उन्होंने फैसला किया इब्लीस ने कि वो जब तक उनको वो वरगलाते रहेंगे। तो ये बात उन्होंने सुनाई कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप वरगलाते रहें और आप को माफी भी मिली। जिन्होंने जुर्म किया या जिन्होंने गलती की, जुर्म नहीं किया, जिन्होंने गलती की है उन्होंने रियलाइज कर लिया और उन्होंने माजरत कर लिया तो उनको माफी मिली, वो आज भी फरिश्ते हैं। और जिसने गलती नहीं मानी वो आज भी इब्लीस है और वो अपनी जगह पे। अब इसको लेकर आपने जो कहानियां बनानी है बना ले, इसको इमरान खान पे फिट कर ले, इसको किसी और पे फिट कर ले। लेकिन इसके अलावा अगर उनकी कोई सुहेल साहब से कोई बात हुई है तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे साथ हाँ इससे मैं भी निकाल सकता हूं। मैंने भी कुछ चीजें लाइनें लिखी है, मैंने भी ट्वीटें की है, मैंने भी वीडियो की है, मैंने भी उसमें बताने की कोशिश की है कि अगर ऐसा है तो क्या वो इमरान खान साहब के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन ये कह देना कि उन्होंने इमरान खान का नाम लिया है या स्वाए शहबाज शरीफ साहब के किसी का नाम लिया तो ये गलत है। ठीक है, ठीक है। नायब वजीर आजम साहब इसहाक डार साहब भी आपके करीबी हैं, अब क्या आप उनकी दौरे पे कोई रोशनी डालेंगे? जी मैं कल पूरा दिन जो है वो इसहाक डार साहब के साथ स्पेंड किया। अमेजिंग इन द एज ऑफ 60 प्लस 70 की एज में इसहाक डार साहब जिस तरह से पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, आप बिलीव करें कि मैं उनका फैन हूं। वो सुबह मतलब जितने बजे उठते हैं 12 बजे हमले के उन्हें बुलाया था, ठीक 12 बजे वो एम्बेसी पहुंच गए, हम लोग 10 मिनट पहले पहुंचे हैं। वहां पे पहले उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उनसे मुलाकात की है, उनको जो भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मामला और उसके बारे में सारा बताया। उसके बाद फिर वो तशरीफ लाए हैं हमारी एक उन्हीं के साथ थे, हम उसी मीटिंग में थे। फिर उसके बाद एक मीटिंग थी जो कश्मीरी काउंसलर हैं पूरे यूके से, उनके साथ उनकी मीटिंग थी जो कश्मीर के कुछ मसाइल थे। कश्मीर के एयरपोर्ट के लिए उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम हुकूमत ऑफर करती है कि जमीन हम खरीद कर देते हैं, सियालकोट की तरह आप तशरीफ लाएं और आप बनाएं। उसके बाद फिर उन्होंने वहां पे मलक अमजद साहब जो है, ब्रिस्टर अमजद साहब, उनकी क़यादत में एक वफद आया हुआ था जिनसे खिताब किया और उनको बताया। फिर उसके बाद वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफद था, उनसे मुलाकात की, उन्हें सब कुछ बताया। और इस दरमियान में दो काम उन्होंने बड़े और किए। एक तो उन्होंने वन विंडो जो आपका पासपोर्ट है उसका आगाज किया है, वहां पर उसको इस्तेमाल किया गया 10 मिनट के अंदर, बजाय कि आप आधा घंटा लगे 6 विंडो से आप वो करें, वो भी हुआ। और उसके अलावा एक और काम हुआ सर, पंजाब कि जितना भी लैंड रेवेन्यू है ना, लैंड आपकी जो सेल परचेज है वो भी आप अब पाकिस्तान से बाहर बैठकर खरीद भी सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो बड़ा मसरूफ दिन गुजारा है। उसके अलावा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात की, वज़ीर खारजा से मुलाकात की। टाइम कम है अब संदीला साहब, साथ साथ एक जो यहाँ कौमी असम्बली में काउंटर टेररिज्म एक्ट में तब्दीली हुई है, 3 माह बगैर किसी पर्चे के मुकदमे के शक की बुनियाद पे अब सिक्योरिटी इदारे जो है ना बंदा अंदर रख सकते हैं। इस पे आप क्या कहते हैं और वहां क्या कानून है? देखिए सर, कानून तो यहां भी इससे ज्यादा सख्त है। पूरे यूरोप में, अमेरिका में, किसी भी जगह पे, पाकिस्तान में तो कवानीन है ही नहीं है। पाकिस्तान में 2-4 जो कवानीन है उनको सिर्फ वो जिस तरह कहते हैं ना कि उसका मिस यूज आप कह सकते हैं, या मिस यूज होना वो आप उस पर आपके तहफात हो सकते हैं, लेकिन कवानीन यहाँ पर भी बड़े सख्त है। मैं अगर हॉलैंड में बैठा हूं ना, अभी मुझे जाते हुए सड़क से अगर 2 लोग हैं अपना कार्ड दिखाएं और गाड़ी में बिठा के ले जाएं तो 3 दिन तक तो वो मुझे बगैर किसी वजह के रख सकते हैं। मेरे घर पे इतला जरूर करेंगे, मुझे खाना पीना जरूर देंगे, लेकिन रख सकते हैं। 3 महीने नहीं रख सकते, लेकिन 3 दिन रख सकते हैं। और इसके अलावा भी जो पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है, अंदरूने मुल्क भी हालत जंग में है, बैरूने मुल्क भी हालत जंग में है। तो ये जो कानून है अगर तो इसलिए बनाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की सलामती के लिए, तो ऐसे लोग जो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए तो ये मेरे ख्याल में इट्स ओके।
लेकिन इसके जुमरे में अगर कोई वो जो होता है ना कि वहां पे स्कोर सेटल करना है, हाँ, तो वो ज्यादती होगी, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मतलब बाहर के कवानीन है, उनका इस्तेमाल ठीक होना चाहिए, यही है ना जी बात। और जी बिल्कुल जरा जल्दी में 1 मिनट है हमारे पास, मरियम नवाज साहबा के दौरा जापान पे क्या कहते हैं? वहां से बड़ी उनकी टिकटॉक भी आ रही हैं, वो सारी सहेलियां भी इकट्ठी फोटो भी दे रहे हैं, वो तो बड़े लोगों के दिल जला रहे हैं। सर देखें, अगर वो अपनी कैबिनेट साथ नहीं लेके जाएंगे तो फिर मुझे और आपको तो लेके जाना भी नहीं है। अब उनकी कैबिनेट ही साथ जाएगी ना वहां पे। अब उनके जो देखें, उनके जो वजीर हैं वहां पर वही जाएंगे ना, वही जाके कुछ लर्न करके आएंगे ना, वही मुस्लिम लोगों से मिलेंगे, वही सारा कुछ करेंगे ना। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में देखें, अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको करने दें। और कुछ सूबे का वज़ीर आपने देखा कुछ चाइना जाता हुआ, जापान जाता हुआ, जो जा रहा है उसको तो करने दें, वो जो काम कर रहा है उसको तो करने दें। हाँ, वहां पर वो बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों से मिल रहे हैं, और आप बिलीव करें, मैं आपको दावा करता हूं कि मरियम नवाज जब वापस आएगी तो पंजाब के लोगों के लिए जापान से बहुत कुछ लेके आएगी। हाँ, एक चीज वहां पे हुई है, मरियम नवाज के वफ्द ने जापान वालों से एक दरखास्त की है कि आप हमें जरा उस बॉर्डर पे ले चलें जो हमारा जर्मनी से मिलता है। तो वो जापान वाले जरा परेशान, वो नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया परवेज संदीला साहब आपका, साई साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।